नमस्कार, मैं संजय कुमार सिंह काइंड नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम 14 साल की एक कश्मीरी लड़की की कहानी बताने जा रहे हैं जो दिल्ली की रंगीन माने जाने वाले एक इलाके में नाचा करती थी। फिर एक दिन उत्तर भारत के एक बड़े इलाके पर राज करने वाली महारानी बनी। यह कहानी बेगम समरू की कहानी है। यह कहानी प्रेम, त्याग, समर्पण और वीरता की कहानी है। 48 साल तक सरधना की सल्तनत पर अपनी हुकूमत चलाने वाली बेगम समरू की दिलचस्प कहानी जानने के लिए यह जरूरी है कि वाल्टर रेनहाल्ड सोम्ब्रे की कहानी को समझ लिया जाए। 1750 में ऑस्ट्रिया से आए एक सैनिक वाल्टर रेनहाल्ड सोम्ब्रे ने भाड़े के एक सैनिक अधिकारी के रूप में भारत में फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन किया। करीब 10 साल तक फ्रांसीसियों की सेवा करने के बाद 1760 में अपने कुछ साथियों के साथ वे बंगाल के नवाब मीर कासिम से जा मिले। मीर कासिम को पटना से अंग्रेजों ने भगा दिया था। 1763 में अंग्रेजों और मीर कासिम का पटना में फिर से आमना सामना हुआ। इस लड़ाई में अंग्रेजों की हार हुई और इनके करीब 250 लोग बंदी बना लिए गए। सोम्ब्रे ने मीर कासिम के कहने पर बंदी किए गए सभी की हत्या कर शव को एक कुएं में फेंक दिया। इससे सोम्ब्रे को पटना का कसाई कहा जाने लगा। अंग्रेजी हुकूमत रेनहाल्ड सोम्ब्रे को एक बड़ा अपराधी मानकर तलाश शुरू कर दी। इससे सोम्ब्रे पटना से निकलकर अवध की सेना में शामिल हो गया। अवध की तरफ से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए सोम्ब्रे एक अभियान के दौरान दिल्ली में रुका हुआ था और यहीं से शुरू होती है बेगम समरू की कहानी। दिल्ली में एक शाम सोम्ब्रे चावड़ी बाजार के रंगीन एरिया में पहुंचे। वहां एक नाजुक कद काठी की 14 साल की खूबसूरत लड़की पर जब इनकी नजर गई तो देखते ही रह गए। उस लड़की का नाम था फरजाना और यहीं से फरजाना की जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। वाल्टर ने फरजाना में रुचि लेनी शुरू कर दी और फरजाना ने भी वाल्टर को निराश नहीं किया। कुछ कहानियां पहले से तय होती हैं। उम्र के लिहाज से बेमेल जोड़ी की प्रेम कहानी शुरू हो गई। वाल्टर जहां जाता फरजाना भी साथ जाती। वह सोम्ब्रे के पार्टनर के रूप में रहने लगी। वह लड़ाई में रुचि भी लेने लगी और युद्ध कला भी सीखने लगी। लखनऊ, रुहेलखंड, भरतपुर और आगरा सहित कई जगहों पर सोम्ब्रे के साथ गई और लड़ाई में अपनी बहादुरी से सोम्ब्रे को इतना इम्प्रेस किया कि सोम्ब्रे ने इनसे विवाह कर लिया। सोम्ब्रे के साथ रहने पर लोग इन्हें बेगम समरू कहने लगे। वाल्टर सोम्ब्रे और समरू की अपनी एक किराए की सैनिक टुकड़ी हो चली थी। मुगल बादशाह शाह आलम के कहने पर सोम्ब्रे ने सहारनपुर के रोहिल्ला लड़ा के जाबिता खान को पराजित किया। इसके बाद मुगल शासक ने वाल्टर की बहादुरी और ईमानदारी से प्रभावित होकर इनाम के रूप में सरधना का जागीर दे दिया। वाल्टर अपनी पत्नी समरू के साथ सरधना में आ गए। शादी के लगभग 5 साल बाद 1778 में वाल्टर रेनहाल्ड सोम्ब्रे की अचानक मौत हो गई और इसके बाद वहां के सैनिकों ने बेगम समरू को सरधना का नया जागीरदार मान लिया। पति के मौत के 3 साल बाद फरजाना ने ईसाई धर्म कबूल कर लिया और जोहाना नोबिलिस सोम्ब्रे बन गई। 1822 में बेगम समरू ने अपने फ्रांसीसी पति की याद में सरधना में उत्तर भारत का सबसे विशाल कैथोलिक गिरजाघर का निर्माण कराया। बेगम समरू केवल 4.5 फीट लंबी थी। वह घोड़े पर सवार होकर युद्ध के लिए अपने सैनिकों को खुद लीड करती थी। समरू की बढ़ती ताकत और सफलताओं को देखते हुए सेना के साथ साथ प्रजा के लोग भी यह मानने लगे कि यह कोई जादूगरनी है। जॉर्ज थॉमस एक आयरिश सैनिक थे जो 1987 में समरू के सेना प्रमुख बने। जॉर्ज थॉमस समरू के प्रेमी कहलाए। वह समरू से प्रेम करते थे, बट यह प्रेम सिर्फ चर्चा तक ही रहा। समरू ने 45 साल की उम्र में आर्म्ड लेवोसॉल्ट नाम के एक बहादुर सेना के अधिकारी को अपना दिल दे दिया और उन्होंने उनसे 1793 में चुपके से शादी कर ली। इससे इनके चर्चित प्रेमी सेनानायक सरधना छोड़कर चले गए और मराठा सेना को ज्वाइन कर लिया। बेगम की शादी के बाद इनके सौतेले बेटे जफरयाब खान ने बगावत कर दी और धोखे से हमला कर दिया। इस लड़ाई में बेगम के पति आर्म्ड लेवोसॉल्ट की मौत हो गई और धोखे से किए गए हमले से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दुश्मनों ने इन्हें तोप के गोले में बांध दिया।
तब यह लगा था कि समरू की कहानी का दुखद अंत हो जाएगा, पर उस वक्त इनके पूर्व प्रेमी जॉर्ज थॉमस ने इनकी मदद की और इनके सौतेले बेटे को पराजित कर बेगम को फिर से सरधना की कमान सौंप दी। इस घटना के बाद बेगम समरू ने अपने सौतेले बेटे को दिल्ली में नजरबंद कर दिया। उस वक्त तक अंग्रेजी हुकूमत मजबूत होती जा रही थी और मराठा धीरे धीरे कमजोर। इनके पहले पति द्वारा पटना में किए गए नरसंहार से अंग्रेजों को इन पर पहले से संदेह था और अंग्रेजी हुकूमत इनकी जागीर छीनना चाहती थी, लेकिन बेगम ने समय की नजाकत को समझ लिया। बेगम ने सिखों द्वारा बंधक बनाए गए एक ब्रिटिश अधिकारी की रिहाई के लिए बातचीत में अंग्रेजों की मदद की। जब अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक को यह विश्वास हो गया कि समरू से कोई नुकसान नहीं होगा, तब उन्होंने सरधना की जागीर को मान्यता दे दी। बदले में बेगम ने अपनी आधी सेना अंग्रेजों को दे दी और उसका खर्च वह खुद उठाती थी। इसके बाद वह उत्तर प्रदेश के सरधना के एक बड़े इलाके पर शासन करते हुए शक्तिशाली बन गई। 1836 में 73 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंग्रेजी फौज के साथ मिलकर भरतपुर के राजा पर चढ़ाई की। बेगम इस घमासान लड़ाई के बीच अंत तक अपनी फौज के साथ मौजूद रही। 73 वर्ष के वृद्ध महिला के लिए ऐसा काम कर दिखाना सचमुच कमाल की बात थी। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उनका शुक्रिया अदा किया। सरधना की रानी की लड़ाई के मैदान से लेकर कूटनीति के अखाड़े तक तूती बोलती थी और हालात खिलाफ होने के बावजूद अपनी राजनीतिक चतुराई और नेतृत्व क्षमता की बदौलत बेगम ने अपना नाम इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए पुख्ता कर लिया। इन्हें 18वीं सेंचुरी की भारत के सबसे बड़ी हस्तियों में अदब के साथ इतिहास शुमार करता है। 27 जनवरी 1836 को 90 वर्ष की आयु में बेगम समरू की मृत्यु हो गई। मेरठ से 24 किलोमीटर दूर सरधना के प्रसिद्ध गिरजाघर में बेगम समरू की रूह बसती है। यही नहीं, इनकी बहादुरी के किस्से आज तक दोहराए जाते हैं। काइंड नॉलेज की आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, शुक्रिया।